Okay, so probably our last topic of this semester is course ka. That's going to be retention. डेवलपमेंट का एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से ये भी है कि अगर आपने लोगों को डेवलप कर लिया है तो उनको रिटेन भी करें एंड अगर रिटेंशन नहीं होती तो डेवलपमेंट इज नॉट कंप्लीट एंड स्पेशली इट्स नॉट यूजफुल even if it's complete it's not useful because डेवलपमेंट एक्चुअली आप इसलिए कर रहे हैं एम्प्लॉय की कि वो आपको फ्यूचर में फायदा देगा स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट दैट मीन्स फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स बट अगर उसका बेनिफिट नहीं होता वो आपको छोड़ के चला जाता है तो नुकसान भी हो सकता है पॉजिटिव चीजें करते करते यू कैन ऑल्सो एंड अप मेकिंग नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे डेवलपमेंट पे लेट्स से 100,000 स्पेंड किए हैं और जैसे ही आपने ये पैसे स्पेंड किए हैं और कुछ छोड़ के चला गया है तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं था आपका एक तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखें दूसरा जो हम गलती करते हैं ये हमने पहले भी क्लास में बात की है बट यहाँ इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये बात कि समटाइम्स वी डेवलप अ पर्सन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो पहले होती है उस बंदे की दैट इज लेट्स से 100K पर मंथ देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट पर्सन एंड जब आप इन्वेस्ट करते हैं वो डेवलप होता है बेहतर हो जाता है नाउ हिज और हर वैल्यू इज 200K so when the value has been increased because of your development programs आप उसको अभी भी इसी वैल्यू पे ट्रीट करते हैं which means आप अभी भी उसको 100,000 सैलरी दे रहे हैं या टोटल उसकी जो कॉम्पनसेशन बनती है दैट इज 100,000 नाउ दिस इज नॉट राइट रीजन क्या है कि आपने खुद ही तो उसको डेवलप किया है और इतना वैल्यूबल कर दिया है एंड नाउ यू आर नॉट पेइंग हिम द benefits or the amount of money that he should be getting so if you cannot uh, give those people this much value you should not be developing them because eventually ये होगा you will be frustrated आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कहाँ डेवलपमेंट प्लान्स गलत हो गए हैं बिकॉज इवेंचुअली उस मार्केट में लोग उठा लेंगे एंड विल टॉक अबाउट अभी रिटेंशन की कुछ assumptions उससे आपको कुछ और आइडिया होगा तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये डिलेमा होता है वो कहते हैं हमने इसको डेवलप कर दिया है अब इसको पे क्यों ज्यादा दें तो पे इसलिए ज्यादा दें कि वो डेवलपमेंट जो है उसकी प्रोटेक्शन भी तो करनी है आपने सो इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव डेवलप्ड then it's not the right type of development strategy. That is why there should be retention mechanism within the organization. And when we study or when we talk to different people and when we ask them about their views about retention, these are those few things that we get. Now, we are not saying, please make sure we are not saying that these are true things or these are not true things. We are just saying that these are the common point of views. These are the common views about retention. What do people think about retention? What are the different issues in retention? So, the first thing is अब इस पे अगर आपकी इनपुट एंड में आएगी कि आप सही समझते हैं गलत समझते हैं तो विल टॉक अबाउट इट
For example, some people say that people who join for money leave for money, which means ये व्यू कुछ लोग रखते हैं कि जब भी उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे दे आर गोइंग टू लीव यू बिकॉज दे वर्क फॉर money, they work for benefit, they work for the financial gains. So this might be true, might not be true. In certain cases it is true, in certain cases it's not true, but whatever it is, but this is one of the common views about retention. So that means ऐसा बंदा retention के लिए conscious effort शायद ना करे, या जब effort करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिटेन करने की कोशिश करेगा. So people who join for money, leave for money is one very common point of view. Second is people join companies and leave bosses. This is also not true, not false. Maybe in certain situations you do leave your bosses, and also you can observe that many good bosses also see people leaving from their subordination. But still people have this kind of view that people join companies and leave bosses. ये आगे जाके हम रिलेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं इन चीजों को कि ये सही है, गलत है या क्या है. Then another view is you don't need to care about retention deliberately if you do well with the rest of the things. Which means if everything is fine, consciously you don't have to do anything, people will retain. So ये भी शायद ठीक नहीं है. कॉन्शियसली आपको रिटेंशन के बारे में सोचना चाहिए. But yes, at the same time, if everything is fine, then why do people leave? So this is another point of view. Then another one is that employees are free, which is fine. अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, they should leave. They are free. They should be given this right. So ये भी point of view है. Then we have another view which says that at the end of the day, retention is all about leadership, which means if your leader is fine, if your leader is good, then people are going to stay. They will not leave you. Another point of view which we will be discussing in terms of calculation is that losing an employee leads to a cost of 1 to 2 times his or her annual salary. We will be calculating this phenomena. That when you lose an employee, actually आप उसकी 1 से 2 साल की सैलरी जितना लॉस करते हैं. Some people also think that the strongest people are the first to leave the company. ये भी हम थोड़ी देर में इसको भी देखेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट जाते हैं या कौन से लोग ज्यादा जा रहे होते हैं. Then some people say that happy employees prefer to stay. I think we've also read somewhere that happy employees are the productive employees. So this might be true, might not be true. And then some people say turnover, to a certain extent, it is good. So ये चीजें हैं, but इसमें आप quickly मुझे
जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन. Who thinks that people who join for money leave for money is a true statement? सर आई थिंक इट्स राइट इन द सेंस कि आपकी जो प्रेफरेंस होती है ना वो प्रोबेबली आपकी थ्रू आउट योर लाइफ स्पेशली व्हेन इट्स करियर, तो वो मोर और लेस आपकी सेम ही होती है. तो इफ यूर लाइक प्रेफरेंस इज मनी, सो डेफिनेटली यू आप अगर जब जॉब स्विच करोगे और आप गेज कर रहे होगे अपनी चीजों को, तो प्रोबेबली मनी उसमें टॉप प्रायोरिटी ही होगी उस बंदे के लिए. ओके फाइन, फॉर सम पीपल इट इज राइट. ठीक है. Now, what about people join companies and leave bosses? Sir, regarding the first statement, ये 100% तो ठीक नहीं है. इस तरह अगर ये it is only about the money, तो well paid जो high officials हैं वो कभी jobs छोड़ के ना switch करते. Like presidents of banks, CEOs, CFOs, ये लोग तो छोड़ते ना कभी इनको. It is not about the money. नहीं, but what if they are getting more money somewhere else? लेकिन सर सम टाइम लो पैकेज पे भी लोग जाते हैं. वो कहते हैं यार यहाँ टाइमिंग ठीक है और हमें प्रॉब्लम नहीं है आने जाने में, और मतलब वो अदर फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और लो पैकेज पे चले जाते हैं. पर सर इसमें स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं कि दोज हु जॉइन फॉर मनी लीव फॉर मनी. सो उस बंदे का जो छोड़ रहा है ना, उसका पहले भी प्रेफरेंस मनी ही था. उसका वर्क लाइफ बैलेंस, उसका लर्निंग, उसका ब्रांड, ये चीजें नहीं थी. गेज करने का तरीका ही उसका पैसा है ना. ओके, मुझे बताएं कि इनिशियल करियर और लेट और मिड करियर की जो स्टेजेस थी हमने देखी, उसमें जाके कुछ इस चीज पे इम्पैक्ट पड़ता होगा इस स्टेटमेंट पे, एज का या करियर की स्टेजेस का इस स्टेटमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है? यस सर, बिल्कुल पड़ता है. सो इनिशियली आई थिंक मोस्टली इट्स ट्रू. Initially, in your initial career, first stage, second stage, and then maybe at middle or higher, and then ये भी depend करता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं सब कुछ. But still, this is one view. Okay, what about this second statement? This is very famous statement related to retention and turnover, but is it true or not? सर इट इज इन द लीडरशिप की थ्योरी पे जाएं. लीडरशिप की थ्योरीज पे जाएं फिर तो ये ठीक है. ओके, ठीक है. बट नॉर्मली हाउ मच डू यू थिंक इट्स ट्रू? सर अदर देन बेसिक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी या जो पर्क्स हैं, आपका जो ज्यादा इम्पैक्ट होता है अपने आपके जॉब पे, वो आपके बॉसेस का ही होता है, बिकॉज दे आर द वंस जिनके साथ यू आर स्पेंडिंग अराउंड 8 to 9 hours. As far as the policies implementation is concerned, मे बी आप कहें कि बड़ा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है, आप कहें बहुत ज्यादा टीम वर्क है, लेकिन अगर आपके बॉसेस उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आई थिंक उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब कोई आपको इम्पैक्ट बॉसेस का ज्यादा होता है. इसमें सर मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी मैटर करेगा. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर आपकी जो लीडरशिप होती है वो बहुत इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है, मिडिल साइज कंपनीज होती है, उसके अंदर मिडिल मैनेजमेंट से ज्यादा लीडरशिप का स्टाइल होता है. सो आई थिंक दिस विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. प्लस बॉसेस से मुराद यहाँ आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है ना? सुपरवाइजर है, यस यस, यहाँ इमीडिएट सुपरवाइजर है. ठीक, ओके. सो ये तो एक जनरल सी स्टेटमेंट है. पीपल आर फ्री विच इज फाइन. मतलब अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, कितने परसेंट चांसेस हमारे पास ये होते हैं कि जब लोग छोड़ के जाना चाह रहे होते हैं, इफ यू जस्ट मेक अ लिटिल एफर्ट तो वो नहीं भी जा सकते? कितने परसेंट चांसेस ये होते हैं? लेट्स सपोज इफ अ पर्सन इज लीविंग, 100 people are leaving,
and you talk to them and ask them about their problem, or maybe you just listen to them, तो कितने chances हैं 100 में से कितने लोग रुक जाएंगे? 20 to 25%. Okay. Sir, if I talk about my practical experience, so I think 30 to 40% आपके वैसे ही retain हो जाते हैं if you listen to them. For instance, अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो आपको let's suppose अगर किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट होटल में आप जा भी रहे हैं तो मैं उनको इनडायरेक्ट पर्क्स ही गिनवाती हूँ कंपनी के, तो वो रुक जाते हैं। वो कहते हैं हमें तो इन चीजों का पता ही नहीं था। पता नहीं। सेम गोज विद कल्चर, सेम गोज विद करियर प्रोग्रेशन, आपकी वहाँ लर्निंग कितनी होएगी, तो रुक जाते हैं सर। ठीक, ओके। लीडरशिप पे हमने बात कर ली। व्हाट अबाउट दिस थिंग, डज इट रियली कॉस्ट 1 to 2 times his or her annual salary if one person leaves? अच्छा बंदे की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल 1-2 लोगों ने सिर्फ फीस पे की है अभी तक, बाकी कोई नहीं बोल रहा। सर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इट्स नॉट ओनली द इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ द इनकम्बेंट, उसको प्रोडक्टिव होने तक, उस साइकिल को कंप्लीट करने तक भी उसकी ऑब्वियसली एक कॉस्ट लगेगी। वो फ्रॉम द डे वन उतना प्रोडक्टिव नहीं होएगा जितना आपका लीवर या जो सेपरेटेड एसोसिएट है वो होएगा। प्लस गुड, वी विल टॉक अबाउट इट, उसमें ये चीजें हैं, बिल्कुल अच्छी बात है जी। बाकी लोग okay, so next statement is the strongest or the good employees are the first to leave the organization. Is it true? Sir, probably because they know their value, like उनको उस हिसाब से उनके स्टैंडर्ड या उस हिसाब से उनको वो मिल नहीं रहा होता, इसलिए उनको पता है अपनी वर्थ और वो चले जाते हैं फिर छोड़ के। सर प्लस आपका हर एक चीज में ना एक मार्केट आपकी प्राइस होती है, तो इफ आपकी जो क्रीम होती है हमेशा उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा होती है, और वो तो फॉरन, मतलब फॉर इंस्टेंस इफ यू टॉक अबाउट माय करंट ऑर्गेनाइजेशन ना, तो सिंस कीपिंग द कोविड-19, सिंस वी हैड लाइक हॉस्पिटैलिटी हैड द मेजर हिट, तो अब हमने तकरीबन हायरिंग फ्रीज की हुई है। हम अपना हेड काउंट जो लो कर रहे हैं वो हम जनरल आपकी जो नेचुरल एट्रिशन है हम उससे कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो खुद से जा रहे हैं वही लोग जा रहे हैं हु आर लाइक लिविंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तो बेटर अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली उन्हीं को मिल रही है जो आपके परफॉर्मर्स हैं या आपकी क्रीम है। तो हमें उस चीज का एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी हमें उसका जो है ना मतलब हमें उसकी फील आ रही है कि आपके जो 10, 15, 20 सालों से हैं, जो कहीं और अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी मार्केट वर्थ नहीं है, they are staying, and those who are the actually the cream of the organization, वो they are leaving. ठीक है, सही है, बिल्कुल ऐसी है। Then happy employees prefer to stay. They don't know कि अगर उनको वही चीज आगे जो कंपनी जहाँ पे वो अगर अप्लाई करते हैं वो चीज उनको वहाँ मिलती है कि नहीं। I mean, if they're content in the workplace that they're working in, तो why would they want to leave? उनको proper salaries, proper benefits, proper environment काम करने के लिए मिल रहा है, तो I don't think they want to leave. सर मेरे ख्याल में हैप्पी की डेफिनेशन यहाँ कंटेंटमेंट है एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क ओरिएंटेड नहीं होते और अपनी कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हैं, जो कुछ मिल रहा है वो उससे बस दे आर हैप्पी विद इट ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली बट इन टर्म्स ऑफ एवरी रिलेशन, लाइफ एज अ होल। तो प्रोबेबली वो लोग फिर प्लान ही नहीं लेते कि हमें रिस्क लेने की जरूरत क्या है। ठीक है, टू वेरी गुड पॉइंट्स रबाब आपकी तरफ से भी एंड सबा। We will also talk about these things. Okay. Last one is, to a certain extent, turnover is good. Is it good? Yes, sir. To a certain extent, it is good. क्योंकि जो लोग टर्नओवर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का 0 होता है या बहुत ही लो होता है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि लोग वहाँ पे स्ट्रेस नहीं हो रहे हैं, उनके गोल्स जो है ना वो कंफर्ट जोन में होते हैं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं। और अगर वो एंगेजमेंट शो भी करते हैं तो उसको हम ट्रांजैक्शनल एंगेजमेंट कहते हैं, जहाँ पे वो कंप्लायंस या एटीट्यूड तो शो कर रहे होते हैं या वो कह रहे होते हैं, जिसको हम कल्चर नॉइज भी कहते हैं, जो बॉसेस सुनना चाहते हैं, बट दे आर नॉट ट्रूली एंगेज्ड बेसिकली। इसलिए कुछ टर्नओवर जो है ना हेल्दी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक हो गया, गुड।
प्लस सर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मेरे ख्याल में जो एजिंग होती है ना आपकी अगर आपका नेचर टर्नओवर चल रहा है ना, तो आपकी एज वर्कफोर्स रहती नहीं है, व्हिच इज अ गुड थिंग इन द सेंस के मतलब जिस तरह मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, हम अपने सवाद सरीना का लें तो प्रोबेबली वी हैव ऑलमोस्ट जीरो टर्नओवर वहां ना। तो आप वहाँ इवन आप मिडिल मैनेजमेंट की या आपकी जैसे आप वेटर की पोजीशन पे भी देखेंगे या हाउसकीपिंग अटेंडेंट पे, तो दे आर ऑल व्हाइट हेयर्ड बियर्ड पर्संस ना। तो हाँ चैलेंज है उस ऑर्गेनाइजेशन में इन टर्म्स ऑफ एजिंग, क्योंकि आपका टर्नओवर ही नहीं है। तो जब आपका टर्नओवर नहीं है तो आपकी वर्कफोर्स बहुत ज्यादा एजिंग पे जा रही है। बिल्कुल ठीक है। सर इसमें जी हैप्पियर एम्प्लॉयज का ये होता है कि उनको दे आर नॉट ओनली एंगेज्ड बट दे आर मोर प्रोडक्टिव आल्सो। ये कोटेशन भी है कि जिसमें वो कहते हैं कि जो हैप्पियर एम्प्लॉयज आर मोर प्रोडक्टिव देन द अनदर। और दूसरा ये जो स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉयज की बात हुई है ना सर, यहाँ पे प्रॉब्लम इनका मतलब जो है ना कॉम्पिटेंस से रिलेटेड नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनैलिटी है। ये जो लीडरशिप में जो फेलोशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें जो रीजंस टू लीव है, उसमें सबसे पहली रीजन ही ये है कि करेज टू लीव। ठीक। वो जब देख रहे हैं कि उनकी कोई ओनरशिप नहीं है या उनकी कोई से नहीं है, या जिस तरह से लीडरशिप है जो कहती है वो करती नहीं है, आई मीन दे डोंट वॉक देयर टॉक, तो ना उनका कोई फीडबैक का सिस्टम होता है ना कम्युनिकेशन होता है। तो वो जो अच्छे लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है, दे लीव फर्स्ट। ठीक हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन। हमें इसको अब जरा वन बाय वन, not all of these things, but we'll cover all of these things as well as some other things. So starting from the turnover, पहले टर्नओवर की डिफरेंट जरा टाइप्स हम समझ लें। So 4 types of turnovers, सॉरी टाइप्स तो उसकी 3 आ जाएंगी, उसमें भी मेन 2 आ जाएंगी और उसमें से एक हम डिस्कस कर रहे होंगे। बट हमें देखना ये है कि टर्नओवर एक्चुअली है क्या, एंड देन किस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। Turnover actually is the process in which employees leave the organization and have to be replaced. Please ये word जो है इसको जरा गौर से समझ लें। If you're just firing somebody or if a person is leaving and you do not need him, या उसकी पोजीशन पे आपने कोई और बंदा नहीं रख रहे, then it's not in the turnover। वो हो सकता है आपकी शॉर्ट लिस्ट क्या उसमें ले ऑफ्स में आ जाए, राइट साइजिंग में आ जाए, या किसी भी और चीज में आ जाए। बट द टर्नओवर मीन्स दैट पीपल हु लीव शुड बी रिप्लेस्ड और आर रिप्लेस्ड। सो टर्नओवर विल ओनली टेक केयर ऑफ दोज एम्प्लॉइज जिनको आप रिप्लेस भी कर रहे हो। नाउ वॉलंटरी टर्नओवर, turnover initiated by the employees against the wish of the company, which means employees want to go, people do not want them to go. If this is the case, then it is a voluntary turnover. Employee जाना चाह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उसको रोकना चाह रही है या ये नहीं चाहती कि वो जाए, then it's a voluntary turnover. Involuntary turnover, it is initiated by the organization, but often among people who would prefer to stay. So totally different. एक में एम्प्लॉय जाना चाह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रोकना चाह रही है। एक में एम्प्लॉय रुकना चाह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उसको निकाल रही है। इन दोनों टर्म्स में कोई डिफरेंस या कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लें। Okay. Then there is another term used in literature is the early turnover. This is used when you are talking about people who are leaving your organization within the first few weeks or months of their employment.
If people are leaving you within a few weeks or months, some people call it within 6 months, that is known as early turnover. इसमें हो सकता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस ठीक ना हो सकता है आपकी अदरवाइज एडजस्टमेंट ठीक ना हो, या कोई भी ऐसा इशू हो सकता है, बट दिस इज नोन एज अर्ली टर्नओवर. जी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? ओके, सो हाउ डू वी कैलकुलेट टर्नओवर? हमने ऑलरेडी इस पे बात की हुई है, बट इसमें स्लाइटली हम डिफरेंट जरा एक चीज देखने लगे हैं. वैसे तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ पीपल हु आर लीविंग डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट यू हैव मल्टीप्लाई बाय 100. बट यूजुअली हम ये साल की कैलकुलेट करते हैं ना, कि नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अ ईयर. तो ये तो हम काउंट कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज जनवरी टू दिसंबर, ऑल 12 months. तो ये वाली वैल्यू कहां से लें? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल वाली. यहां नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और होगा, यहां नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और होगा, यहां नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और होगा. जी सबा. Anybody who's going to help us कि ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं ये किस टाइम के होंगे? जनवरी के होंगे, दिसंबर के होंगे, या मिड ईयर के होंगे? सर ये बेसिकली एफडीज होंगे, और बेहतर प्रैक्टिस ये है कि सर सारे 12 मंथ्स का एग्रीगेट बना के उनको 12 से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाएगी. ठीक है, वेरी गुड, एवरेज ले लें. ठीक है, गुड. सो आप ये कर सकते हैं कि आप हर महीने का ऐड करके, मैं गोल्डन शेक हैंड पॉलिसी पे भी आता हूं. आप, यस, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड और एक्यूरेट मेथड कि आप जितने भी एम्प्लॉइज हैं आप उनको हर मंथ के, या यूजुअली वैसे क्वार्टर्स के कर लेते हैं, या यूजुअली उनको कर लेते हैं ट्वाइस अ ईयर के भी कर लें, फर्स्ट 6 months एंड देन सेकंड 6 months, डिवाइड बाय 2. अगर क्वार्टर्स में करना है तो डिवाइड बाय 4 एंड देन यू गिव दिस नंबर. बिकॉज अगर आप बिल्कुल एंड में बताते हैं तो तब भी हो सकता है कि फर्क हो नंबर ऑफ पीपल, शुरू से बताते हैं तब भी हो सकता है फर्क हो. सो इट्स गुड टू टेक एवरेज ऑफ all the months or maybe all the quarters. So ये ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया. गोल्डन शेक हैंड का अभी क्वेश्चन एक आया है. गोल्डन शेक हैंड एक्चुअली आप तब देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो सिचुएशंस में जा रहा होता है. या तो वो बंदा रिडंडेंट हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं आपको होती, या वो उस काम पे अब फर्दर काम नहीं कर सकता अपनी पोजीशन पे. ज्यादातर रिटर्नेंट हो जाता है, लेकिन उसकी एज अभी रिटायरमेंट की या पॉलिसीज के मुताबिक आप उसको निकाल नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल उसकी एज 50 है और वो 60 ईयर्स पे रिटायर होना है, बट 10 साल आपके पास वैसे बैठा रहेगा. तो आप उसको 10 साल बजाय अपने पास बिठाने के और उसको तनख्वाह देने के और उससे पॉलिटिक्स कराने के और ये सारी चीजें, आप उसको टाइमली कह देते हैं कि आप आज ही हमसे इतने पैसे ले लें और आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें. एक इस सूरत में होता है, और दूसरा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वगैरह जब हो रही होती हैं उस सूरत में होता है. एंड थर्ड, मे बी इफ यू आर चेंजिंग द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का जो स्टाइल है और सिस्टम्स हैं वो सारे चेंज हो रहे हो, उस केस में भी एक्चुअली रिडंडेंट ही आ जाता है. जी, जब वो विलिंगली रिड्यूस करना चाह रही होती हैं अपनी स्ट्रेंथ, वो ले ऑफ्स में आ जाता है. वो टर्नओवर में काउंट नहीं होता, वो ले ऑफ्स में काउंट होता है, बिकॉज उसको आप रिप्लेस नहीं कर रहे होते ना,
वो गया तो बस गया। सो टर्नओवर वहां आएगा जहां आप उसको रिप्लेस भी कर रहे हैं, और अगर आपने सिर्फ निकाल दिया है और कम लोग हैं आपके पास, तो देन यू विल बी कॉलिंग इट ले ऑफ्स और मेनी अदर टर्म्स। So this is all about turnover and its types and its understanding. Then turnover and performance relationship. Who leaves the company? अब ये टर्नओवर दोनों किस्म की हो सकती है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, बोथ। लेकिन ये होती कहां कहां है एंड किस तरीके से? इधर आपके पास परफॉर्मेंस है, लो टू हाई, दैट मीन्स दीज आर द पीपल हु आर हाई परफॉर्मर्स, एवरेज परफॉर्मर्स, लो परफॉर्मर्स, and this is a turnover. So according to this slide, because it's based on number of studies, the high performance की टर्नओवर ज्यादा होती है, ये देखें, और जो लो परफॉर्मर्स है उनकी टर्नओवर ज्यादा होती है। इसको यू शेप्ड रिलेशनशिप कह रहे होते हैं। जो एवरेज हैं इनकी टर्नओवर ज्यादा नहीं होती, ये चलते रहते हैं। अगर आप में से कोई मेरी ये हेल्प करे, ये जो टर्नओवर होगी ये ज्यादा वॉलंटरी होगी, इनवॉलंटरी होगी? अभी हमने पढ़ा है वॉलंटरी होगी। गुड, यस सर, वॉलंटरी होगी। ठीक है। व्हाई? बिकॉज पीपल वांट टू लीव। ये तो अच्छे परफॉर्मर्स है, इनको कंपनी तो रखना चाह रही होगी, बट दे वांट टू लीव। एंड दिस वन ऑन दिस साइड, इनवॉलंटरी, ये ज्यादातर इनवॉलंटरी होगी, ज्यादातर, बट इसमें भी वॉलंटरी हो सकती है। और जो एवरेज परफॉर्मर्स हैं दे टेंड टू स्टे, इनमें जरा कम होती है वो, बिकॉज इनको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रही होती, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये कुछ ना कुछ काम चला ही रखते हैं बस। But that means low performers and high performers both have more tendency to leave the organization than the average performers. Now, why do people leave? Including many other things, these are a few things. Why low performers lead? Conflicts with peers and bosses. बॉस कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं, ये काम सही नहीं कर रहे, या कोई ऐसा इशू है, पीयर्स के साथ कंपटीशन है, या कोई और इश्यूज हैं, तो इनके ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इफ दे डू नॉट फील एनी वैल्यू, बिकॉज सही परफॉर्मर नहीं है, तो मे बी दे नॉट फीलिंग वैल्यूएबल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। जॉब फिट इश्यूज, बहुत दफा ये होता है कि आप एक्चुअली लो परफॉर्मर डज नॉट मीन कि वो टैलेंटेड बंदा नहीं होगा, मे बी वो इस फील्ड में टैलेंटेड ना हो, बस और फील्ड में जाके ठीक हो जाता हो, विच इज वाई देयर माइट बी अ जॉब फिट इशू। वो आया, काम किया, नहीं समझ आई, नहीं परफॉर्म कर पा रहा, हो सकता है वो करियर चेंज करने के लिए या जॉब चेंज करने के लिए सोच ले, और जॉब किसी ऐसी में चला जाए जिसमें उसकी एक्सपर्टीज एंड टैलेंट है। इसमें कल्चरल फिट का भी इशू हो सकता है, but that is possible for both high and low performer and average performers.
then some people do not just feel right with feeling that they are low and they cannot perform very well. So if these people are leaving, actually, if these people are leaving, then you are going to say it's a good turnover. It's a good turnover. If your higher performers are leaving, they leave for better jobs, they have good networking, and A player knows an A player. This is a bad turnover. Actually, this can also be calculated. The good and the bad turnover. एक आपको क्वेश्चन देता हूं, आपने मुझे आंसर करना है. Let's consider that performance is from 1 to 10. 1 lowest performer, 10 highest. And turnover का मतलब है replacement भी होती है उनकी. Now, first question, what if out of 100, 30 of your people who are 7 performers are leaving? Is it a good turnover or bad turnover? Sir, bad turnover. Bad turnover. आपके लिए बुरी है ना वो? Okay. What if they are being replaced by 9 performers? Good turnover. So that means सिर्फ जाने वालों पे डिपेंड नहीं करती गुड एंड बैड टर्नओवर. If you are getting rid of 7 and replacing them with 9 or 10, you can make your bad turnover into good turnover. Sometimes आपको अपने एम्प्लॉय से जान छुड़वाना भी मुश्किल हो जाता है. But what if you are losing 2 people who are 10 performers and you're replacing them with 2s, 3s, 4s? Bad turnover. Very bad turnover. So this can also be calculated. If you have the right measures to measure performance, this can simply be measured. कि जो पहले था बंदा, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, अब जो नया आया है वो क्या है. Sometimes you realize after hiring or after replacement. Because कई दफा आपको ये इशू आ जाता है, you have to choose between the 2 evils. So sometimes the person who is leaving is a better evil, better of 2 evils. Sorry, not better evil. So turnover जो है, it can be good, it can be bad. You can make it good, you can make it bad. Not obviously, not everything is in your control, but still, if you see that your 10 performer has left, try and hire a 10 performer. Otherwise, you will really feel a shock of somebody leaving. So how can you reduce the shock, and how can you reduce the badness in turnover? Is by hiring or replacing it with the same or a better person. Sometimes replacement gives you such a good result कि आप कहते हो कि चाहे वो पिछला बंदा भी अच्छा था, पर उसका जाना अच्छा हो गया. अगर वो जाता ना तो नया बंदा आपके पास आता ना. So good turnover, bad turnover. It's not that simple. You need to be calculating it based on performance and all other things. But obviously, simple terms mein, if your 10, 9, 8s are leaving, even 7s are leaving, you will have problems. Because the issue is that it's not very easy to find people with 7, 8, 9, 10 skills.
सर ये ए प्लेयर ए नोज ए प्लेयर वाली बात बता दें कि क्या है। सर ये ए प्लेयर नोज ए प्लेयर का बता दें। अच्छा, ए प्लेयर नोज ए प्लेयर का मतलब ये है अच्छा वर्कर होता है वो अच्छे वर्कर्स को जानता होता है। इसका सिंपल ये मतलब है उसकी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ होती है। ये आपने हमें हायरिंग में भी पढ़ाया था कि जो जी जी, जो टॉप उससे नॉच बड़ी के लोग बात होते हमने हैं। जी जी, मिड टर्म में भी पूछा था, क्वेश्चन पेपर में भी था। क्वेश्चन पेपर में भी था। अभी तक ये क्वेश्चन पेपर में था तो उस टाइम भी समझ नहीं आई तो अभी भी समझ नहीं आई। जी गोदलाइन समझ आई अब आपको? जी सर अब आ गई है। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू नेटवर्किंग, इट इज रिलेटेड टू हैविंग द सेम वैल्यूज। तो जो अच्छे वर्कर्स होते हैं उनको यूजुअली अच्छे वर्कर्स का पता होता है, तो वो फायदा हो जाता है, जल्दी जॉब्स मिल जाती हैं उनको। सर यहाँ पे इसका मतलब जी सर सॉरी, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो ए प्लेयर है उसने जाके ए प्लेयर को ज्वाइन कर लिया है, यानी एक बेटर जी टीम को ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल, एक्चुअली होता ही है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने अगर अच्छा बंदा हायर करना है तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स इज टू आस्क माय बेस्ट पीपल टू रेफर समबडी। वो क्या करते हैं, उनको पता होता है इंडस्ट्री में कौन सा बंदा अच्छा कहाँ बैठा हुआ है, तो उसको कहते हैं यार यहाँ बंदे की जरूरत है, तुम इधर आ जाओ। सो इस तरह आपके लोग मोस्टली सर सोशल सेक्टर में नॉर्मली जो हायरिंग्स हैं वो रेफरेंस बेस्ड होती हैं, वो लोग एडवर्टाइज नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही इंटरनल पोस्टिंग कर देते हैं और इंटरनल जॉब ऐड दे देते हैं एंड उसी से लोग आपको मिल जाते हैं। एंड यूजुअली वो अच्छी हायरिंग होती है बिकॉज उसमें आपको बंदे का पक्का पता होता है और जो बंदा रेफर कर रहा होता है उसको भी पता होता है कि मैंने अगर गलत बंदा रेफर किया तो उसके बाद इश्यूज हो सकते हैं, मेरे लिए भी इश्यूज हो सकते हैं। सो इट्स अ गुड मेथड। जी सर, वो आपने जब मेंशन किया था उसमें वंस वी वर टॉकिंग अबाउट हेड हंटिंग, तो उसमें आपने यही बताया था और प्रॉब्ली इससे जो अर्लियर पॉइंट था नेटवर्किंग, उससे भी थोड़ा सा रिलेटेड है। जी कौन सा पिछला पॉइंट आप कह रहे हैं? नेटवर्किंग सर। जी जी, वो यही है। तो नेटवर्किंग यूजुअली यूज होता है, यूजुअली आपके लेवल से ऊपर के लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग ठीक हो, या नेटवर्किंग जनरल टर्म है आप कितना लोग आपको जानते हैं, बट ये जरा यूज होता है सेम इंडस्ट्री और सेम लेवल के लिए, या मतलब एक जैसी जो जिनकी वैल्यूज लोगों की हो और सब कुछ, बट स्टिल यस इट्स पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। नाउ कितना कहाँ आपको टर्नओवर जो है वो ज्यादा हिट करता है एंड कहाँ टर्नओवर ज्यादा हिट नहीं करता, आपको बड़ा क्लियरली याद होगा, हमने पढ़ा था परफॉर्मर्स, हमें पता है हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मर्स कौन होते हैं, वो जो A1 वाला हमने डायग्राम पढ़ा था 9 बॉक्स में, एंड देन की फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है। So, ऐसे लोग who are having high performance and high potential and at the same time they have a key function in your organization, this is a major cause of concern in terms of turnover. Rest of the people, let's say key functions हैं बट अच्छे परफॉर्मर्स नहीं है, ठीक है कॉज ऑफ कंसर्न है बट खैर है, थोड़ा है। हाई परफॉर्मेंस है लेकिन की फंक्शंस में नहीं है, फिर भी कंसर्न है बट थोड़ा है। ऐसे लोग जो नॉन की फंक्शंस में हैं और परफॉर्मर्स भी लो हैं, इनके बारे में आप ज्यादा नहीं सोचते, ये फिल कर देते हो आप इजीली पोजीशंस। नाउ ये सारे 10 10s हैं,
ये सारा जितना भी डार्क एंड लाइट ग्रे वाला पोर्शन है, दिस इज द 9-10 परफॉर्मर्स। दैट मीन्स इनका छोड़ के जाना मसला है। एंड 9-10 परफॉर्मर्स का यहाँ से जो कि की फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ से छोड़ के जाना और ही ज्यादा मसला है। एंड ये जो आपका सारा एरिया है, इसकी खैर है, इसकी आपको टेंशन नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली टर्नओवर तो मे बी यहाँ जो टर्नओवर हो रहा है वो थोड़ा अफोर्डेबल है, अब्सॉर्ब कर सकते हैं आप शॉक एंड सब कुछ, बट यहाँ वाला बहुत मुश्किल काम है। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नॉट एज मच एज दिस वन। सो जब भी आपको टर्नओवर का कंसर्न देखना हो तो यू नीड टू बी हैविंग अ लुक एट दिस पोर्शन। दैट मीन्स यहां से अगर आपका बंदा छोड़ के जा रहा है तो उसके पास जो बार्गेनिंग पावर है ज्यादा है, एंड यू विल हैव आपके रिटेंशन प्रोग्राम्स है ना सारे, वो भी ज्यादा यहाँ और यहाँ के लिए, और मे बी थोड़े बहुत यहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो। इनके लिए आप रिटेंशन प्रोग्राम ज्यादा नहीं करते अनलेस कि कोई बॉटलनेक फंक्शन बन जाए, जो हमने पढ़े हुए थे लास्ट टाइम, अवेलेबिलिटी ना हो या कोई ऐसा इशू, बट स्टिल दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। We also talked about turnover cost. तो इसको जरा गौर से समझने की जरूरत है। It's not complicated, but it's too much on this one slide. थोड़ा सा इस हमें सबा ने हिंट दिया शुरू में, so प्लीज जरा इसको गौर से एक दफा देख लें। The first 2-3 minutes will make you understand about the diagram. We are talking about this stage, which is the pre-departure stage. अभी एम्प्लॉय ने छोड़ा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने से पहले पहले जितना भी टाइम है वो यहाँ कंसिडर कर रहे हैं हम। यहाँ एम्प्लॉय हमें छोड़ के चला जाता है, एम्प्लॉय लीव्स हियर, एंड फ्रॉम हियर टू हियर इज द टाइम। पहला एम्प्लॉय चला गया है और नया एम्प्लॉय अभी नहीं आया, वेकेंसी टाइम है, वेकेंट है अभी उसकी पोजीशन। एंड देन दिस इज अ टाइम जब आपने न्यू एम्प्लॉय हायर कर लिया, लेकिन न्यू एम्प्लॉय के हायर होने से लेके उसका फुली फंक्शनल होना, एक्चुअली कितना फंक्शनल होना, इतना फंक्शनल होना जितना ये जॉब लीव इंटेंशन से पहले पहले था। So 3 stages: 1 pre-departure, vacancy, and then introduction of a new employee. एक चीज ये देख लें, the second thing that we need to note down here is that this portion of hidden cost or indirect cost, hidden or indirect cost, which we actually do not see or we cannot see. It's not in tangible form. This portion is the visible cost that you can clearly see, visible or the direct cost. किसी को डायग्राम समझने में इशू आया हो, बिकॉज अगर वो नहीं समझ आया तो फिर आगे भी चीजें समझ नहीं आई हो। सर ये जो प्री डिपार्चर, वैकेंसी और इंट्रोडक्शन है, इट्स अ पार्ट ऑफ हिडन कॉस्ट के ये इससे सेपरेट सेगमेंट है? ओके, आपकी प्री डिपार्चर में भी दोनों हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ओके। आपकी वैकेंसी में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। और आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉय में भी हिडन एंड डायरेक्ट कॉस्ट है। ये दोनों सेगमेंट्स तीनों में आएंगे? जी बिल्कुल। So 3 stages, 2 types of costs. हाँ जी, any other person who did not understand it? Okay. So
फर्स्ट, प्री डिपार्चर स्टेज। यहां उसकी समझ लें कि इंटेंशन बन गई थी और यहां वो हमें छोड़ के चला गया है। इसके दरमियान में जो इश्यूज आते हैं या इसके दरमियान में कैसे हमें ये फाइनेंशियली हिट करता है। पहले तो सीधा सीधा हमें ये फाइनेंशियली हिट करता है डायरेक्ट कॉस्ट इसकी सेपरेशन के टाइम। मैंने आपको बहुत शुरू के लेक्चर्स में सेपरेशन मैनेजमेंट पे भी बताया था कि जब एम्प्लॉय जा रहा होता है तो फॉर एग्जांपल आप उससे एग्जिट इंटरव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसके जो कैलकुलेशंस है, उसकी क्लियरेंस है, उसके प्रोविडेंट फंड्स हैं, उससे चीजें ले रहे होते हैं, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रही होती है। ऑल दोज थिंग्स आर डायरेक्ट कॉस्ट सिंपली जो नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने उसकी क्लियरेंस फॉर्म प्रिपेयर करना है तो वो एचआर डिपार्टमेंट में कोई बंदा बैठा कर रहा होगा, मे बी उसको 2 आवर्स लग गए। एचआर डिपार्टमेंट वाले बंदे को 2 आवर्स का टाइम लगा कि वो उस एम्प्लॉय की एग्जिट को प्लान कर रहा है। 1 आवर to 2 आवर्स लगे जो सीईओ ने उसका जाते वक्त इंटरव्यू किया। मे बी उसका रूम विकेट कराते वक्त आपको आपके अटेंडेंट्स, आपके ऑर्डरलीज ने काम करवाया। ऑल दीज थिंग्स आर कॉस्ट, बिकॉज वो टाइम जो है उसके लिए आप उन सारे 4, 5, 6 किस्म के लोगों को पे कर रहे हो। यू डू काउंट दोज कॉस्ट इनटू, बिकॉज अगर वो छोड़ के ना जाता तो उसकी क्लियरेंस प्रिपेयर ना करनी पड़ती, आपको उसका ऑफिस खाली ना करवाना पड़ता, उसके ड्यूज पेमेंट ना करनी पड़ती, हो सकता है उसका जो प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी अगर बनती है जो भी है वो सारी चीजें भी आपको मैनेज ना करनी पड़ती। Even if it takes seconds or minutes or hours or days, still it's a direct cost to the organization उसके जाने की वजह से। But that is something that is not very much impactful. There are some hidden costs proportion है, और ये hidden costs कैसे हैं? आपको पता है जब वो बंदा छोड़ के जाने का सोच लेता है या उसको नई जॉब ऑफर आ गई होती है या वो नोटिस पीरियड देता है, तो क्या उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी कम होती है? क्या वो उतने ही रिगर से काम कर रहा होता है जितना वो पहले कर रहा होगा? नहीं करता ऑब्वियसली। आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपके उसमें से कोई छोड़ के जा रहा था, तो जाने से 1, 2, 3, 4, 5 दिन पहले, 1 वीक पहले, 1 महीना पहले जो नोटिस पीरियड होता है यूजुअली, उसमें जरा, बिकॉज आई थिंक समबडी वांटेड टू स्पीक, उसमें लोग उतना ही और उसी तरह काम कर रहे होते हैं या वो कहना शुरू कर देते हैं कि बस हम तो जा रहे हैं, हमें कोई काम ना दें। पेंडिंग काम होते हैं। जी सबा एंड संदल दोनों माइक ऑन करके फिर ऑफ कर देते हैं। नहीं एक्चुअली सर, जब कोई जा रहा होता है ना तो वो ओनरशिप खत्म हो जाती है उसकी अपनी वर्क, अपनी जेडी से, अपनी जॉब से। तो हालांकि वो एम्प्लॉयड होता है, अभी एम्प्लॉयड होता है, बट उसका वो ओनरशिप खत्म होती है। आई मीन वो उसको ओन नहीं करता उस जेडीज को, अपनी जॉब्स को, तो वो फिर इवेंचुअली उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्या नए प्रोजेक्ट्स पकड़ता है, नए काम पकड़ता है वो? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर उसका 1 महीने का नोटिस पीरियड हो और आप उसको 3 दिन का भी कोई काम दे दो ना, वो तब भी नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं मैं तो जा रहा हूं, तो पता नहीं ठीक होगा नहीं ठीक होगा। सो दैट मीन्स वो उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसका कोई ना कोई लॉस हो रहा होता है। ओके, अगर वो अपनी प्रोडक्टिविटी का लॉस कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है उसका लॉस, और वो फ्री बैठा हुआ है, तो उसका ये भी मतलब है कि वो दूसरों को तो नहीं फ्री बैठने देगा ना, दूसरों को काम तो नहीं करने देगा। तो दैट मीन्स वो जिसके पास भी बैठ रहा है, जिसको भी कोई बता रहा है कि मैं जा रहा हूं, ओके बाय बाय, उनका भी टाइम एक तो खराब कर रहा है,
उसका बॉस परेशान है और हो सकता है कि उसके पीयर्स पे ज्यादा प्रेशर आ गया हो इसके जाने की वजह से, तो उनकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी जो उन्होंने अपने काम करने थे वो नहीं हो रहे बिकॉज वो इसके काम भी साथ कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी एक एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट होती हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। ये हमें बहुत दफा सुनने को मिलता नहीं है कि साहब नहीं बैठे हुए, महीने बाद नया साहब आएगा तो फिर आगे काम चलेंगे। बहुत से डिसीजन पेंडिंग हो जाते हैं, बहुत मतलब सारे डिसीजन पेंडिंग हो जाते हैं। पॉलिसीज रुक जाती हैं, मतलब आपकी वो और इनडायरेक्टली वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इफेक्ट कर रहा होता है, ये नहीं होता कि वो डिपार्टमेंट कर रहा हो। बिल्कुल। सो यहाँ ये भी इशू आता है कि एक बंदे के जाने की वजह से बाकी लोग उस पे जो डिपेंडेंट होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो उसके जाने पे शायद वैसे ही झूठा मोटा मुंह बना रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। और आधे लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, और वो उसके पास खुद आके बैठ जाते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ साथ। सो ये चीज कैलकुलेट हम नहीं करते कॉस्ट में, ऑल्दो इट्स अ कॉस्ट। सो प्रोडक्टिविटी लॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी लॉस्ट ऑफ अदर पीपल, सो ये दोनों चीजें जो हैं ये जाने से पहले ही प्रोडक्टिविटी का लॉस आना शुरू हो जाता है। नाउ द सेकेंड स्टेज, which is the stage in which your post is vacant. When post is vacant, तो आपने ऑब्वियसली वैकेंसी अनाउंस करनी है और उसकी मार्केटिंग की कुछ कॉस्ट है। एंड जो लोग इसमें रेगुलर इन्वॉल्व है, आपको पता है कि एक न्यूज़पेपर में ऐड देना या जॉब हंट करना या किसी रिक्रूटिंग एजेंसी को कहना या कुछ भी ऐसी काम करना, दैट हैज अ लॉट ऑफ कॉस्ट। वो तो डायरेक्ट है जो आपको नजर आ रही है। अगर वो ना जाता तो आपको ये ऐड शायद ना देना पड़ता, आपको हेड हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन से एक बात ना करनी पड़ती। एंड देन उसका टेस्ट है, उसका इंटरव्यू है, उसका वो टाइम है सारा। हो सकता है आप उसके इंटरव्यू के लिए साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहे हो जो कि अदरवाइज आपको जरूरत नहीं थी। हो सकता है आप किसी पैनलिस्ट को बुला रहे हो और उसको एक्सपर्ट एज एन एक्सपर्ट इंटरव्यूअर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट या कुछ ऐसा, उसको आपको कुछ पैसे देने पड़ रहे हो एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो विजिबल कॉस्ट। एंड देन आप नए बंदे की जो उसकी सिलेक्शन के बाद हायरिंग करते हो, नया एम्प्लॉय के आने का मतलब है कि अब आपसे वो हो सकता है कंप्यूटर भी नया ले आके, उसको चीजें पसंद ना हो, वो आपसे टेबल भी चेंज करवाए, आपको उसकी ओरिएंटेशन भी वो तो खैर बाद में आ जाएगी, बट स्टिल आपको हायरिंग के टाइम पे मसले आ जाते हैं। एंड कई दफा ये एक जगह पे मैं देख रहा था तो वहां उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आप इस स्टेज पे आपका एक नॉन स्मोकर जा रहा है और स्मोकर एम्प्लॉय आ रहा है, तो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम भी ऊपर नीचे हो जाता है। सो मल्टीपल थिंग्स, हो सकता है वो सैलरी ज्यादा पे आ गया हो, पिछले वाला सैलरी कम पे ठीक चल रहा हो। सो हायरिंग की अपनी कॉस्ट है, बट दीज आर अगेन विजिबल कॉस्ट आप देख रहे होते हो। बट जो हिडन कॉस्ट है, उतनी देर पे उस पोजीशन पे कोई काम नहीं होता, उसकी वजह से बहुत सारे और लोग जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं जैसे भी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही होती है। सो ये चीजें यूजुअली नोट नहीं हो रही होती, लेकिन ये है। एंड देन वी रीच टू आवर लास्ट स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। तो इसमें क्या होता है, ऑनबोर्डिंग विच मींस सोशलाइजेशन एंड सारा कुछ प्रोसेस, इसकी कॉस्ट है, यस। ट्रेनिंग उसकी आपको करनी होती है, यस, कॉस्ट है। बट एट द सेम टाइम जो बाकी थोड़ा सा हिडन कॉस्ट में आ जाता है, दैट इज द लॉस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज
नए बंदे को काफी टाइम लग जाता है सीखने में पहले तो वो भी आपको ऑब्वियसली ये लॉस हो रहा होता है इतने टाइम के लिए, तो वो सीख रहा है और सीखने के बाद भी वो इतना इफेक्टिव होना उसका कि जितना इफेक्टिव ये बंदा जाने से पहले था will have some kind of loss. So इस तरीके से आपकी जो प्रोडक्टिविटी का लॉस आता है in the introduction stage of the new employee to be fully effective, that is also a loss. So this is how you can calculate the cost. जी, यहाँ कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कमेंट? सर ये जो लास्ट स्टेप हमने देखा है कि जिसमें जाने वाले एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी और जो न्यू कमर है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि हो सकता है जो आउटगोइंग एम्प्लॉय है उसकी प्रोडक्टिविटी कम थी और जो न्यू ज्वाइनी है उसकी प्रोडक्टिविटी हायर साइड पे हो, तो यहाँ पे गेन भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, बट उसमें थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, ये फॉर एग्जांपल 7 परफॉर्म कर रहा था, ये 7 परफॉर्म कर रहा था और इससे आपका काम चल रहा था या जो भी है, ये क्या आते ही 7 परफॉर्म कर सकता है? यहाँ ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, बट क्या आते ही ये 7 परफॉर्म करेगा? नहीं, मे भी इसको इतना टाइम लगे और ये 7 पे पहुंच जाए, ये फर्क हो सकता है। मे भी इसको इतना टाइम लगे, मे भी इसको इतना ज्यादा टाइम लगे, स्पेशली अगर आप कस्टमर रिलेटेड लोगों को देखो, जिनका कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिनकी वजह से कस्टमर सस्टेन्ड होते हैं, वो अगर जाते हैं तो वो साथ अपने बिजनेस भी लेके जाते हैं, तो वो भी डायरेक्ट ही कॉस्ट होती है, बल्कि उसको कई दफा मेजर नहीं कर रहे होते लोग। यस, द न्यू पर्सन माइट टेक लेस टाइम टू रीच 7, 8, बट कुछ ना कुछ टाइम वो लेगा, उस टाइम के दरमियान जो लॉस आया है वो प्रॉब्लम करेगा। आप सही कह रहे हो कि हो सकता है वो पिछले वाला जो गया है वो 7 है और अगले वाला 10 है, लेकिन उस 10 की भी कोई कॉस्ट होगी ना। हो सकता है पिछले वाला 7 था तो वो 7,000 रुपीज ले रहा था, अब यहां आपको अगर 10 मिला है तो 10,000 रुपीज ले रहा होगा, आपका 7 से भी काम चल रहा था सपोज, या नहीं भी तो किसी ना किस तरीके से वो आपको अभी नहीं तो बाद में कॉस्ट करेगा, बट स्टिल हिडन कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट आर देयर। अगर हम सिंपली इसको देखें कि हम कहते हैं 60,000 रुपीज एक बंदे की सैलरी है, तो हम कहते हैं कि 10% ऑफ द एनुअल सैलरी जो है वो लग जाती है आपकी अगले बंदे को हायर करने में। ऑन बोर्डिंग पे आपका 20% तकरीबन खर्चा आता है। लॉस ऑफ मोटिवेशन पुराने एम्प्लॉयज की और वो 50%, प्रोडक्टिविटी लॉसेस ऑफ कॉलीग्स में भी 10%, परफॉर्मेंस डेफिसिट जो नए एम्प्लॉय का होता है दैट माइट बी 50%, एंड देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड मिला के हमने इसको तकरीबन ये कर दिया। So this is how you can say that turnover of one person can lead to cost of that person's annual salary. ओके, अब यहाँ थोड़े से आपके दिमाग, जी सर ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा है ये, इसके इस एस्टैब्लिश थ्योरी के बावजूद भी एचआर प्रैक्टिसेस जो हैं वो अलाउ नहीं करती कि आप एक पोजीशन के अगेंस्ट जो है वो क्वार्टर और
6 मंथ के लिए भी कोई एक एम्प्लॉय सब्स्टिट्यूट के तौर पे या एडिशनल के तौर पे आप रख लें, वो तो कहते हैं फॉरनली मतलब इमीडिएटली ले ऑफ कर दें इसको। तो एचआर को ये जो कॉस्ट हैं इनको भी कभी कैलकुलेट करना चाहिए, ऐसे रिस्क को भी अच्छी consider ऑर्गेनाइजेशन करना तो चाहिए। करती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टर्नओवर कॉस्ट कैलकुलेट करती हैं प्रॉपर, और वो इवन उनके स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा होता है। बिकॉज जब एचआर डिपार्टमेंट ये कह रहा होता है कि हमें रिटेंशन पे पैसे खर्चने की जरूरत है, और लोग कहते हैं कि रिटेंशन पे पैसे खर्चने की क्या जरूरत है, तो दैट द आंसर टू दैट, क्या जरूरत है, इज दिस कॉस्ट। ठीक है सर, बिल्कुल सही। अब ये डिफरेंट जो जॉब्स हैं उनके बारे में एक्चुअली बताया हुआ है, प्लीज इसको जरा समझो, मैंने इसमें से आपसे क्वेश्चन अभी पूछने हैं। टर्नओवर कॉस्ट ऑफ एनुअल सैलरी, थोड़ा सा यहां गड़बड़ी हुई है कि देयर शुड बी अ परसेंटेज रेंज। परसेंटेज, okay, so this is a percentage या रेंज 25-50% आपकी कॉस्ट है अगर आपका एंट्री लेवल एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। ये प्लीज सारे समझ लें जरा गौर से, एंट्री लेवल बंदा छोड़ के जाता है तो उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 50% तक, 30-50% एनुअल सैलरी की कॉस्ट उसकी पड़ती है। अगर आपका सर्विस या प्रोडक्शन वर्कर से बंदा जाता है तो वो तकरीबन 35 टू लेट्स से 75 तक की कॉस्ट आपको पड़ती है उसकी एनुअल सैलरी। इसी तरह अगर आप स्पेशलिस्ट को देखो तो आपको स्पेशलिस्ट की कॉस्ट पड़ती है 200 टू 400% ऑफ हिज और हर एनुअल सैलरी। इंजीनियर की देखो तो 200 टू 300 कॉस्ट आती है, 100 टू 150 आती है सुपरवाइजर या टीम लीडर। मिल मैनेजर जाता है तो अबाउट 150 टू 200 की कॉस्ट पड़ती है एनुअल सैलरी की। जरा कैलकुलेटर्स अपने निकालने, एंड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे जरा आप बताएंगे उसके बारे में। लेट्स सपोज एक बंदे की जो सैलरी है, एक टेक्निकल बंदा आपको छोड़ के जा रहा है जिसकी सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ, तो ये जब आपको छोड़ के जा रहा है तो आप मुझे बताएं कि कितना खर्चा हमें या कितनी कॉस्ट, इसकी टर्नओवर कॉस्ट कितनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। कोई क्वेश्चन? से 1,80,000 रुपया। आई थिंक 1,50,000, 1.5 लाख। जरा एक दफा काउंट करके मुझे बताएं, सारे करें, आंसर आने का ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग नहीं करेंगे। 150 बनता है। 120 से 180 तक बनाएंगे, लेके आएंगे 150 बनाएंगे। उसका नाम बनाए से पूछ मुझे तो रोटी पसंद है। है। ये करेक्ट कैसा किया पापा? ये
जी सर ये रेंज करेगा 120 से 180। सर 120 से 180। 120 से 180, ठीक है। और अगर एवरेज आउट करें तो वो 150 हो जाएगा अगर 125 पे करें। ठीक है, गुड, सही हो गया। So anybody who still hasn't got this idea कि हम क्या, सर मुझे नहीं समझ, मुझे नहीं समझ आई, कौन है ये? सर मैं उबैद। अच्छा, कौन समझाएगा दोबारा जरा? मैं समझा दूं। जरा समझाएं इनको। सर उसकी सैलरी जो सी है 10,000 पर मंथ है। नहीं नहीं, पहले इनको ग्राफ समझाना पड़ेगा। फिर आप ही समझा दें सर। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं ना। Who's the other volunteer? जी फुरकान, जी सर। आप जरा समझाएं इनको ग्राफ और साथ, और आप सर मैं, ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपने भी सही किया कि नहीं। यस सर, ठीक है। टेक्निकल सर ग्राफ में अगर हम देखें तो ये एज पर डेटा गिवन ये कह रहे हैं कि 100% ऑफ एनुअल सैलरी से 150% तक जो है वो ये टर्नओवर कॉस्ट होगी। यानी अगर एक आदमी की, जैसे एग्जांपल सर आपने दी है 10,000 पर मंथ सैलरी है, एनुअल सैलरी इज 120,000, तो एज पर द डेटा गिवन 100% रेंज बिटवीन 100% टू 150%। ग्राफ पे टेक्निकल की लाइन में अगर हम देखें तो जो बार स्टार्ट हो रहा है ये 100 से स्टार्ट हो रहा है और 150% तक, यानी एक पूरी सैलरी एनुअल लॉस हो सकता है, टर्नओवर लॉस टू 150% तक। तो जो आपने एग्जांपल दी है सर 10,000 पर मंथ, इसकी एनुअल सैलरी बन रही है 1,20,000, तो यहाँ 1,20,000 से इसका 150% अगर हम ले दैट इज 180,000। इट मीन्स के टर्नओवर कॉस्ट जो है दैट कैन रेंज बिटवीन 120,000 टू 180,000। एग्जैक्ट नहीं होगी लेकिन इन बिटवीन यहीं पे सर कहीं पे फॉल करेगी। हेलो उबैद, समझ आ गई आपको? जी समझ आ गई। अब जरा उबैद मुझे कैलकुलेट करके बताएं आप, और बाकी लोग भी जरा एक और चीज करें कि व्हाट इफ हमारा एक स्पेशलिस्ट छोड़ के जा रहा है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ। स्पेशलिस्ट 50,000 रुपीज सैलरी। सर 12 लाख टू 24 लाख। बाकी जरा कर लेने दें कैलकुलेशन बाकी सबको। तो यही बनता है जो अरसलान ने बताया, 12 to 24। बाकी लोगों को भी जरा करने दें। तो आई थिंक अब तक क्लैरिटी अगर नहीं हुई तो फिर मुश्किल काम है। Then we have इन फिगर से एक चीज ये भी रिवील होती है कि जितना बड़ा डिफरेंस है परसेंटेज का, तो जो एवरेज का डिफरेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल का अगर डिफरेंस था तो वो 60,000 का था, वेयरएज जो हमने अभी स्पेशलिस्ट का डिफरेंस लिया वो 12 लाख का डिफरेंस रेंज कर रहा है। जी तो उसमें दो फैक्टर्स है ना, एक तो कितना परसेंटेज है और कितनी सैलरी है। जी रेंज भी बढ़ती जा रही है। रेंज, हाँ इनकी रेंज भी, इसकी तो है स्पेशलिस्ट का तो 200 to 400 है, विच मींस काफी ज्यादा रेंज भी है और सैलरी भी ज्यादा है। 1.2 मिलियन का डिफरेंस है दोनों में, मिनिमम एंड हाईएस्ट के इन बिटवीन। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, अनदर
लिटिल डिफिकल्ट बट अच्छी चीज समझने के लिए। If you want to analyze the individual person's turnover risk, उसके लिए आपको दो चीजें ग्राफ पे देखनी पड़ेंगी। पहली चीज कि उसके जाने से आपको जो इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो मेजर है या मिनिमल है या माइनर है। सो दीज आर टू एंड्स कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है, मेजर इम्पैक्ट पड़ता है या माइनर इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये चीज होगी, या इसको मीडियोकर इम्पैक्ट यहां कह लें। एंड दूसरी तरफ हमें ये देखना है, या अभी खैर हम उसके एक्चुअली इफ पे बात करें कि अगर वो जाता है तो सेकंड पे हम देख रहे हैं द लाइकलीहुड ऑफ टर्नओवर। अभी वो बंदा गया नहीं है, बट हाउ मेनी चांसेस आर देयर कि वो जाने का सोच रहा है। इस पे हम बाद में आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो छोड़ के जाने वाला है, बट पहले जरा इसको देखें कि ऐसा बंदा विच इज वेरी लाइकली टू लीव अस, एट द सेम टाइम उसके जाने से मेजर इंपैक्ट आएगा, तो दे फॉल इन दिस डार्क ग्रे एरिया। ये सबसे ज्यादा रिस्की एरिया है, और ये कुछ लोग 1 2 3 4 में भी, दीज आर द मोस्ट important people in terms of retention. Retention की, you can go to any limits to retain these people very immediately. Reason is कि ये लोग अगर जाते हैं तो बहुत ज्यादा impact पड़ता है, और ये जाने लगे हैं, they are about to leave because the likelihood of leaving is too much, highest. इसी तरह जरा ग्रे और व्हाइट में देख के इसका एनालिसिस करें कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसको सोचें थोड़ा सा। सर आई गेस बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, इम्पैक्ट एवरेज से कम है। ठीक है, और अभी ये जाने का सोच भी नहीं रही खास, इतना ज्यादा वो जाने का सोच भी नहीं रही। बिल्कुल दोनों चीजें हैं। व्हाट अबाउट ये सर उनकी पोजीशन जो है ये, वो तो उसका इम्पैक्ट तो काफी है, क्रिटिकल पोजीशन है, लेकिन अगेन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। सो इफ आई वांट टू हैव रिटेंशन इंटरव्यू विद वन ऑफ द एम्प्लॉइज, हु शुड बी द फर्स्ट वन टू बी गिवन टाइम? सर द हायर वन, केंथ गर्थ मैग्रा। यस ठीक। जी सब आप इस वाले का जवाब दे रहे हो या पुराने वाले का? किसको इसकी बात की नहीं अभी तक समझ आई? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ? सर इसमें जो बैकग्राउंड में हाईलाइट हुए हुए हैं, इसका कोई पर्पस है या ये डिजाइन है? नहीं, ये पर्पस है। द डार्क ग्रे सबसे पहले अटेंड करेंगे आप। ठीक है, बिकॉज अगर ये जाते हैं तो इनका मेजर इम्पैक्ट है। एक तो ये मसला है, दूसरा ये जाने लगे हैं। और जो उससे कम लाइट ग्रे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दीज वन, बट मोर इंपॉर्टेंट देन द व्हाइट वंस। एंड व्हाइट वाला एरिया जो है वो खैर है, उसका इतना इशू नहीं है। Okay, now what about this indicator? हमें कैसे पता चलता है
कि ये लोग जो हैं, ये लाइक्लीहुड है उनकी जाने की, पॉसिबिलिटी है या भी नहीं जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होते हैं कि कंप्लेन्स आना शुरू हो गई हैं लोगों की तरफ से। नेक्स्ट स्लाइड पे हम और भी बात करेंगे। दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू पीयर्स दैट दे आर लीविंग। आप सर्वेस कंडक्ट कराते हो, आपके बॉस को तो पता ही होता है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं से उसको आइडिया हो जाता है। रिसेंट कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है जिसकी वजह से आपको लगता है अब ये जॉब छोड़ के चला जाएगा, एंड अगर आपको कोई कॉल आई है उसकी जॉब रेफरेंस के लिए, या उसने खुद आपको कहा कि मुझे एक रेफरेंस लेटर फिल कर दें, all these are indicators of the likelihood of the people leaving. And individual indicators क्या है कि वो बंदा छोड़ के जा रहा है। Not all, but these are some of the indicators. Confirm नहीं होता। For example, sudden performance drop, एकदम उसने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। Frequent short-term absence, reduced social interaction and isolation. For example, जैसे ही आप उसके ऑफिस में जाते हैं, लैपटॉप की लिड फौरन बंद कर देता है क्योंकि जॉब अप्लाई कर रहा है, मे बी कोई जॉब सर्च कर रहा है। फ्रीक्वेंट कंप्लेन्स, ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, ऐसे है वैसे है, बुरी बात है ये वो। ग्लोरीफाई अदर कंपनीज, हमारी जो हमारी इंडस्ट्री की और कंपनियां हैं वो तो ऐसे करती हैं, हमारी कंपनी ऐसे करती है। वो दूसरा बंदा उस कंपनी में गया था, वो बहुत खुश है, वहां वो बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ब्ला ब्ला ब्ला। And reduced willingness to take over new responsibilities. आप उसको काम देते हैं, वो कहता है सर ऐसे करते हैं, महीने तक देखते हैं, अगर मैं इधर रहा तो फिर करूंगा। दिल में ये सोच रहा था। Pessimism about future perspective, कहता है मुझे फ्यूचर इधर नजर ही नहीं आ रहा। So these can be some of the reasons जिसके थ्रू आप थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं that person might not be staying anymore. That's going to show you the likelihood of a person who's leaving, who might be leaving. Now, I think बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो एक डेटा 2002 में ये हुआ। The original question was, which of the following factors are most likely to hinder your company's ability to retain talented employees over the next 3 years? Select up to 3 answers. So, what makes people leave? बहुत सारे रीजंस होते हैं, यस, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस और ज्यादा परसेंटेज में लोग किन रीजंस का सोचते हैं? पहली बात, लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट पाथ्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होता है जिसकी वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे होते हैं। Salaries do not match or compare favorably with the industry peers. जो बाकी इंडस्ट्री में चीजें हो रही होती हैं, आपकी उस तरह नहीं होती। Undesirable work-life balance, frequent business trips, although it should be a retention हमारे लिए, but still some people leave because वो कहते हैं वो घर ही नहीं आ सकते। Then lack of challenging and exciting tasks, job fulfillment नहीं होती। Lack of support or leadership from senior people. यहाँ salaries था, यह benefits do not compare favorably with the industry peers. Image of the company or the industry, and then lack of training.
That means top problem is lack of opportunities, then salary, then work-life balance, lack of challenging job, lack of leadership, benefit do not compare favorably, image problem of the industry, and lack of training. फॉर एग्जाम्पल अगर इनमें से मैं आप लोगों से पूछूं, लेट्स टॉक टू अब्दुल वहीद हैं हमारे साथ? अब्दुल अजीज शायद, वहीद आपको आवाज तो आ रही है ऑब्वियसली, बट आई थिंक यू आर अनएबल टू स्पीक. जी रबाब, आप बता दें कि विच ऑफ दीज फैक्टर्स डू यू थिंक आर इंपॉर्टेंट? अरसलान? यस सर जी. जी आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, विच ऑफ दीज फैक्टर्स, टॉप 3 फैक्टर्स कौन से होंगे आपके लिए? सर पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज. ओके. lack of leadership support from senior managers. Okay. Number 2, and undesirable work-life balance. ठीक. Anybody else? We want one more response. सर एक तो ये लैक ऑफ लीडरशिप, मतलब एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1 इज लैक ऑफ लीडरशिप, सपोर्ट फ्रॉम सीनियर मैनेजर्स. Okay. और number 2 salaries and do not compare favorably with industry. Okay. Or then the second last one, image problem of the industry company. ठीक. So we have another answer which is 1, 2, and 4. Another answer which is 1, 3, and 5. So 1, 3, and 5. ठीक है. लीडरशिप जो है तकरीबन बाकी लोगों ने भी बताया. So if you collect data, I think there are going to be mixed answers. Obviously ये context to context फर्क होगा. I don't think many people even have the idea of this job fulfillment, but still ये problems होती हैं. Yes, second point is very important. Third is important when you are in the middle career. Sometimes these are also the problems. So ये सारी चीजें जो हैं ये असर कर रही होती हैं. So people, ये हमारे पास सिंपल सी गाइडलाइन है जिससे हमें ये पता चल सकता है. सर एक जॉब सिक्योरिटी का भी एलिमेंट होता है, वो इसमें कहीं कवर नहीं होगा. समटाइम आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब्स जो है नॉर्मली लोग स्विच कर देते हैं विद अ लेसर अपॉर्चुनिटी, जिसमें लेस सैलरी भी ऑफर हो रही होती है, बट उनको ये पता होता है कि उसमें दे विल हैव अ परमानेंट पाथ, करियर पाथ. बिल्कुल होता है. मैं वही कह रहा हूँ कि ये उनके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, ये यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक शायद ये फैक्टर्स हों, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में यस वी विल, आई थिंक वो इमेज ऑफ द इंडस्ट्री में तो नहीं कवर होता. हाँ, वो इसमें नहीं आया. दैट वाज नॉट इन द टॉप फैक्टर्स. मे बी कहीं वो सर ये ठीक. सर थर्ड लास्ट जो है, बेनिफिट्स डू नॉट कंपेयर फेवरेबली विद इंडस्ट्री पीयर्स. तो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ जो जॉब है या नेचर ऑफ वो है एम्प्लॉयमेंट है, तो वो इसमें कवर नहीं होती बेनिफिट्स में, कि अगर दूसरी कंपनी आपको रेगुलर रख रही है या परमानेंट रख रही है, और जिस कंपनी से टर्नओवर हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थे. मे बी ये चीज हो, बट मोस्टली बेनिफिट्स को यही सोचा जाता है कि वो सैलरी के साथ जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं
वो क्या है. But yes, that can be one of the part. But job security, I think, as a separate element B, it has a lot of importance in retention and in turnover. So यही reasons है सिर्फ या नहीं? Actually, there are many things that we do not understand that we get from the job and that we give to the job. वो यूजुअली हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, कुछ चीजें नजर आ रही होती, कुछ चीजें नजर नहीं आ रही होती. So two things: what employer provides us and what employees provides to the organization. So पहले हम इस पे जरा बात करते हैं कि एम्प्लॉयर एक्चुअली हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सैलरी. यस, all of us can see it, feel it. Benefits is the next thing that we usually see. But there are many things that we usually do not see, or we do not consider. Social contacts. For example, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि out of 10 people that you know other than your family, how many are from your work? Just any percentage. Most of the good people that you know, or you may call them friends, are from work. सर कम होती है परसेंटेज, वैसे कम होती है, बट है, कुछ तो है. यस सर. अगर आप वो जॉब्स ना करते तो शायद आपको वो लोग ना मिलते. एग्जैक्टली सर. एक आई थिंक हमने नहीं पढ़ा वो, एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज हु लक. Who luck. सॉरी, ये सारा ही सही नहीं लिखा जा रहा है इस पे, बट हुआ था किसी एक सब्जेक्ट में, एएसएम में और एसएचआरडी में, ये एक दफा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था. मेरा ख्याल है हमने उसमें डेवलपमेंट मॉडल में डिस्कस किया, लेकिन ज्यादा डिटेल. सो ये आपकी हु लक को भी सपोर्ट करता है कि आप किससे मिलते हैं वर्क प्लेस पे. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट एम्प्लॉयर की वजह से आपको मिल रहा होता है. Then, very, very important thing, something to do. Not 100% of the people work for money. They sometimes do not have anything to do. ये टास्क जो है, टास्क भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के होने की वजह से, जॉब के होने की वजह से मिलता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू stay or remain idle. If you do not have anything to do, it's not a good life. So task is something that you get from your organization. Then obviously you get trainings. If not formal deliberate trainings, on the job training तो आपकी हर वक्त चल रही होती है. You get an image, identity that somebody is working in some organization. When you show people your visiting card, you cannot show it if you're not working in some organization. And then here we have that element of security. But it's not the job security, it is actually the security that after 1 month you will be getting something that you can stay happy or at least be secure for the next month. So that security is also provided by the employer. Then you also get certain values from your work, which become part of your
personality or otherwise. And then you get a perspective. Then on the other hand, employer को क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले ऑब्वियसली परफॉर्मेंस. If employees are not working, who's going to work? So employees are needed by the employer. तो उसके लिए परफॉर्म करता है. Creativity, because हर जो brain है, that is a separate brain. They have different ideas. So the number of people you have means the number of brains you have means the number of ideas you have. And then employer can never ever be capable in doing everything alone. The knowledge of different people is different. They bring the knowledge to the organization. The talent they bring to the organization, the energy, the time, obviously the health, social networks. यहाँ से हमें social networks मिलते हैं, but एक सोसाइटी बनाना जो है वो एम्प्लॉइज ही तो बना रहे होते हैं सोसाइटी. अगर एम्प्लॉइज वहां हो ही ना तो सोसाइटी बनेगी नहीं. एंड देन दे आल्सो प्रोवाइड कस्टमर्स. उनके जानने वाले लोग या वो खुद जनरेट करते हैं न्यू कस्टमर्स. सो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. इट्स नॉट वन साइडेड. एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? नो सर. सर लास्ट स्लाइड. हेलो जी जी सर, लास्ट स्लाइड जो थी इसके अंदर हमने देखा कि जॉब डेवलपमेंट डेवलपमेंट और जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सर फर्स्ट वन और थर्ड वन था आई गेस. इसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी इकॉनमी है यहाँ पे इसकी कितनी परसेंटेज आपकी नजर में है कि इन वजह से लोग जॉब छोड़ रहे हैं? करियर डेवलपमेंट नहीं हो रही और ये है जो यस सर इसकी बात है. बिल्कुल. अच्छा, इसमें मैंने बताया ना कि कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करेगा. जी सर. आप कौन से वाला कह रहे हो? विच वन? सर फर्स्ट वन. ओके. इसकी वजह से कितने लोग जॉब छोड़ रहे हैं? और देन जॉब फुलफिलमेंट. जॉब फुलफिलमेंट तो मैंने बताया ना कि हो सकता है हमें समझने में टाइम लगे. ये वो लोग इस वजह से छोड़ सकते हैं जो काम करना चाहते हैं. डिपेंड्स कि आपकी पॉपुलेशन में कितने लोग काम करना चाहते हैं. अगर वो एलिमेंट ही नहीं है तो फिर इसकी वजह से जॉब क्यों छोड़ेंगे? ये तो बड़ी रिलैक्सिंग चीज है उनके लिए. कोई काम ही नहीं है. या फिर ये भी प्रॉब्लम है कि बोरिंग काम है. हाँ, उसकी वजह से हो सकता है लोग छोड़ते हो. बोरिंग काम की वजह से छोड़ सकते हैं. एक्साइटिंग नहीं है जॉब. ये है, ये मैं आपको बता दूं, ये चीज है. बट ये इनिशियल लेवल में आपको ये नहीं मैटर करती. आपको थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप अपने डिपार्टमेंट के सेकंड इन कमांड है एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है. एंड आपका जो बॉस है वो सीनियर टू यू इज हेल्दी and is not a very good worker that he is going to leave. So that means you are stuck. आप जितना मर्जी बेहतर कर लें, you will not be promoted. So you immediately see that there are no opportunities, so you leave. Career वाला है, but I think the most important factor in our context is this one. Because now तो हमारे पास unemployment funds हैं. Jobs are already less. State benefits are not too many that you can survive on them. So yes, I think this should be our top number one. This does matter, but it does not matter to us much. Work-life balance. I think number 1, 2, 3
और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ये इंटेंजिबल है बट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दीज फोर एलिमेंट्स, बाकी हम शायद इतना नहीं उस पे जाते। बट अगेन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलेट करते हैं। इसमें से जरा आप थोड़ा सा वैसे जहन में रखें कि क्या आपके लिए इमेज इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, सैलरी इंपॉर्टेंट है, टास्क इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, या ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हर, तो अभी चले हम ये करते हैं कि मेरे पास जो स्लाइड सामने है, अभी मैंने वैसे ले लिया आपसे, वो आपके पर्सपेक्टिव ले लिया, बट वी विल जस्ट टेक डेटा फ्रॉम 3 पीपल। आपने इसमें से 3 चीजें, जो आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने बताना। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अबीर। जी अबीर फातिमा। यस सर। इन चीजों में से आपको कौन सी 3 चीजें लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू रिटेन योर जॉब? सर ऑब्वियसली सैलरी। ओके, 1 सैलरी, वैल्यूज, ओके, and so my perspective. okay, your perspective, okay, fine. Now anybody else? 2 more participants. Me sir. Mohammad Furqan, salary, identity and training. So salary, identity and training, okay. Salary, security and identity. Salary, security and identity. So sorry, salary, security, identity, okay. And we have some more salary, task and values, and salary, identity, security, theek hai. So we have a few, salary, training and security. So we have a few options. The point that I want to make here is that for everybody, for each individual, there are different priorities. ऐसे ही है? Obviously, salary सबके लिए important है. This is one of the factors. But बाकी अगर ज्यादा डेटा कलेक्ट करें तो ज्यादा हमें वेरिएशंस मिलेंगी ना. So ये चीज माइंड में रखनी है, बिकॉज नेक्स्ट चीज आपको समझ नहीं आएगी अगर हमें ये चीज समझ नहीं आ रही. So this is going to be our last slide for today, but ये थोड़ा सा मुश्किल भी है. इसको स्लाइड को थोड़ा सा समझना मुश्किल है, so प्लीज आपको ओके. एक्चुअली हम पहले तो ये जो साइज ऑफ द सर्कल है वो हम समझ रहे हैं कि रेलेवेंस है. हाई रेलेवेंस मींस बिगर सर्कल, मिडिल रेलेवेंस मींस mediocre, and then small one is the low relevance to you. Now we are talking about one individual here. एक बंदे का क्या ख्याल होता है? तो एक तरफ है सर्टेनिटी. सर्टेनिटी क्या है? आप जब जॉब छोड़ के जा रहे हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ सर्टेन यू आर दैट ये चीज ऐसी होगी. फॉर एग्जाम्पल, जब आप जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं आपको अगली ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी का पता होता है? नो सर, समटाइम्स नहीं पता होता. नहीं, जॉब ऑफर आ गई है समझे चले. यस सर. सर फिर पता होता है. पता होता है, ठीक है. सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी सर्टन. ये देखें, वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब्स की सर्टेनिटी.
if the certainty is very high, आप मुझे बताएं कि आपको ये पता होता है कि आपके peers कैसे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में? No, sir. Less certainty, very low certainty. चाहे आप पूछ के भी जाएं लोगों से, but still you will not have a certain idea. आपको ये पता होता है आपका बॉस कैसा होगा? No, sir. नहीं पता होता. ओके, गुड. सैलरी हमें पता होती है. कंपनी इमेज पता होता है? जो सुना हुआ होता है Yes, sir. इधर उधर से वो पता होता है सर. ठीक है, वो पता होता है. एक्सपीरियंस खुद नहीं किया हुआ होता है, लेकिन जो सुना होता है उसके अकॉर्डिंग पता होता है. हमें अपने ऑफिस की लोकेशन पता होती है? No, Yes, sir. sir. ऑफिस की लोकेशन का मतलब है उनका एड्रेस. जी Yes, sir, वो पता होता है. वो पता होता है. That means there are a few things which are very certain to us about the new job or new organization, and there are a few things जिसका हमें पता नहीं होता अभी. So that is certainty. It can be low, it can be high. ये इस तरफ आ जाती है. दूसरी तरफ डिफरेंसेस. जो आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं उस तरह की ही सिचुएशन वहां है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 सैलरी ले रहे थे और वहां भी 10,000 सैलरी ही मिल रही है, तो ये सिमिलर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से या क्या है? बेटर है? Similar, sir. सिमिलर है. Similar. अगर आप 10,000 ले रहे थे और आपको वहां 9,000 मिल रही है, Worse. वर्स. 10,000 ले रहे थे और आपको 20,000 मिल रही है, Better. Better. बेटर, मच बेटर. ओके, सो ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका चीजों को देखने का. ठीक है. या तो ऑल्टरनेट जॉब पे आपको बेहतर चीजें मिल रही हैं या आपको सिमिलर या उससे वर्स चीजें मिल रही हैं. दूसरी तरफ कितना आपको उन चीजों के बारे में पता है और कितना आपको नहीं पता. एंड तीसरी तरफ के आपके लिए जॉब स्विच करने के रीजंस क्या हैं. दैट इज इन दीज थिंग्स. अब मैंने इसको थोड़ा सा समझे कि इसमें 3 रेड किए हुए हैं. कंपनी इमेज रेड सर्कल्ड है, लोकेशन रेड सर्कल्ड है, बॉस रेड सर्कल्ड है और पीयर्स रेड सर्कल है. ये मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं. कोई एक इंडिविजुअल के लिए ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं. ये 4 चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं. बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? Peers. पीयर्स. ओके. उसके बाद Company image. उसके बाद Location. लोकेशन एंड बॉस. एंड लास्ट थिंग इज Company image. ओके, गुड. Peers are known to me. मुझे पता है कि peers वहां कैसे होंगे. Unknown. ये अननोन है बट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. जी. Yes. यस. बॉस इज इंपॉर्टेंट टू मी Yes, sir. बट नोन है. No. नो. Unknown. कंपनी इमेज इज नोन टू मी. Yes. इज इट इंपॉर्टेंट टू मी? Not Not much. very much. Not very much. Okay, good. Should I leave my job or not? ये बताएं. या जॉब छोड़ते वक्त मैं खुश हो रहा हूँगा? कितना रिस्की है मेरे लिए जॉब छोड़ना? बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. बिकॉज मेरी जो प्रेफरेंसेस के मुताबिक जो मुझे हालात नजर आ रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं, देयर आर 2 most important factors that I cannot know right now, but they are the most important factors: boss and peers. So I should not leave my organization.
जी, इस पे कोई चीज किसी को समझ नहीं आ रही या कोई बात है तो प्लीज बताएं। सर अगर सैलरी डबल हो तो? सैलरी डबल है, लेकिन इसके साथ जरा ये देखें कि क्या सैलरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? नो नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि कई दफा आप हायर सैलरी ऑफर्ड पे भी नहीं जाते। समटाइम्स ऐसा भी होता है ना, ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा होती है। आई मीन आपकी Yes. लोकेशन बहुत दूर है, आपको ओ यस, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत बिल्कुल है। तो वो बिल्कुल, जब वो आप हमने कंप्लीट पैकेज देखते हैं तो वो आपको लॉस होता है, वो इंक्रीमेंट नहीं होता। एक्चुअली लॉस हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। वो हमने नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे एंड विल टॉक अबाउट दिस थिंग। कई दफा हमारी कैलकुलेशंस ठीक नहीं होती।